हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। पार्ट 2 है ये इस वीडियो का। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बना चुकी हूँ और पार्ट 1 में हमने इसकी इंट्रोडक्शन करी थी। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा ही डिटेल में करा था हमने। अब इस वीडियो के अंदर हम करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, हम इस वीडियो के अंदर करेंगे ये वाला, यहाँ तक करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बाद फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स, यहाँ तक हम करेंगे। इसके बाद का पार्ट 3 में करेंगे और पार्ट 4 में हम इसकी समरी पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि कौन कौन से कैसे अमोनोटेलिक होते हैं, कैसे यूरियोटेलिक होते हैं, कैसे यूरिकोटेलिक होते हैं, और मैंने आपको ये सारे के सारे ऑर्गन्स के बारे में बताया, कैसे प्रोटोनेफ्रीडिया का प्राइमरी फंक्शन सिर्फ ऑस्मोरेगुलेशन है, इन सब का एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों होता है। ठीक है, और एंटीनल ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स के अंदर। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ह्यूमंस कैसे एक्सक्रीट करते हैं, उनका क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसको हम पढ़ेंगे। अब पहले हम देख लेते हैं, डायग्राम देखते हैं। देखो, ये ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम है। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, थोड़ा सा बेसिक है ये, बहुत ज़्यादा हमने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये आपकी किडनी है। ठीक है, ये आपकी 2 किडनीज हैं। किडनीज के ऊपर ना हमारे पास प्रेजेंट होता है हाँ, किडनीज के ऊपर हमारे पास ये ऊपर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड योर एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, 2 किडनीज होती हैं हमारी बॉडी में, 2 ही एड्रीनल ग्लैंड, पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, पेयर ऑफ किडनी होती है। दोनों के ऊपर इस तरीके से आप देख सकते हैं एड्रीनल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, देखो एड्रीनल ग्लैंड की बात हमने कर ली, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, इंफीरियर वेना कावा, इन सब के बारे में, डोर्सल एओर्टा, ये सारी वेन्स हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बिफोर दैट आपको ये भी पता चल गया कि ये दोनों क्या है, किडनीज हैं। उसके बाद ना किडनीज से यहाँ पे इस तरीके से ऐसे 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ से ब्लड आता है, हमारी किडनीज में जाता है, किडनीज में वो फिल्टर होता है। किस तरीके से होता है वो हम आगे देखेंगे। फिल्टर होकर जो फिल्ट्रेट होता है वो तो वापस चला जाता है, जो फिल्ट्रेट होता है वो तो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और जो कि मतलब ब्लड है जो कि क्लीन हो चुका है उसको वापस भेज दिया जाता है ना। तो जो हमारा यूरिन है, यानी कि हमारा यूरिया है, उसको इस पाइप के थ्रू, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, विच इज़ कॉल्ड एज यूरेटर, इसके थ्रू यहाँ से पास करके यूरिनरी ब्लैडर में जाया जाता है। यूरेथ्रा एक स्फिंक्टर टाइप होता है, और वहाँ पे जैसे यूरेथ्रा जैसे ही खुलता है, रिलैक्स होता है, वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर, और हमारा यूरिन जो है वो रिलीज हो जाता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया, यूरेटर भी देख लिया हमने, यूरिनरी ब्लैडर भी देख लिया हमने, यूरेथ्रा भी देख लिया हमने। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया, पेल्विस मेडुला कॉर्टेक्स। ये भी बता देती हूँ मैं आपको, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, देखो, जब मैं एक अपनी किडनी की बात करती हूँ ना, तो हमारी किडनी के अंदर ना कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम कहते हैं, ये जो सारा बाहर का स्ट्रक्चर है ना, इसको मैं कहती हूँ कॉर्टेक्स। इस बाहर वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। ध्यान से याद करो, बाहर वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, और ये अंदर ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, ये सारा स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलेंगे मेडुला। तो किडनी को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज कॉर्टेक्स एंड सेकेंड इज आपका मेडुला। ठीक है, और ये मेडुला वाले स्ट्रक्चर के बीच में जो ये पार्ट है, ये वाला बीच में जो कॉर्टेक्स आ रहा है मेडुला के बीच में, उसको हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। यहाँ पे नहीं बना हुआ, नेक्स्ट डायग्राम में बना हुआ है, मैं आपको नेक्स्ट से ही समझा देती हूँ। ये देखो, इसके अंदर देखो। ठीक है, तो ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये जो बीच का स्पेस होता है, इसको हम रेनाल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टिनी दोनों बोलते हैं। रेनाल कॉलम या फिर रीनल कॉलम। रीनल देखो, रीनल वर्ड ही उसके लिए यूज होता है ना। तो रीनल कॉलम, एड्रीनल का मतलब क्या हुआ, रीनल के ऊपर, तो रीनल कॉलम हमारा ये होता है।
ठीक है, इसको हम कॉलम ऑफ बर्टीनी भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया बाहर वाला पार्ट इज कोर्टेक्स, है ना, ये बता दिया। फिर मेडुलरी, ये आपका मेडुला होता है, ये वाला पार्ट। और ये जो होता है ना, आपको दिख रहा है, ये मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है ना, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है जहाँ से मतलब जाता है यूरिन, यहाँ से पास होता है, यहाँ से जाता है, इसको हम कहते हैं पेल्विस, इसे रीनल पेल्विस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये से हम रीनल कैप्सूल कहते हैं, ये इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, रीनल कैप्सूल। और यहाँ पे आपको कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स रह गया। कैलिक्स के अंदर क्या होता है ना, जैसे ये आपका ये देखो, ये आपका पेल्विस है ना, इसे पेल्विस ऐसे डिवाइड होता है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी कैलिक्स। फिर ये ऐसे ब्रांचिंग हो जाती है इसकी, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी, इसको हम कहते हैं, सॉरी गाइस, प्राइमरी कैलिक्स। और यहाँ पे इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कैलिक्स, ठीक है। फिर इसके ऊपर ऐसे मेडुलरी पिरामिड्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। इतनी बात क्लियर है। लेट्स रिवाइज। हमने क्या देखा, एड्रीनल ग्लैंड सबको समझ आ गया। उसके बाद रीनल आर्टरी क्या होगी, अब देखो आर्टरी हमेशा अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती है ब्लड, यानी टुवर्ड्स द किडनी लेके जाएगी। आर्टरी ब्लड को लेकर आएगी। आर्टरी के पास, अब सोचो खुद, रीनल आर्टरी अगर लेकर आ रही है ब्लड को, तो रीनल आर्टरी के पास कौन सा होएगा, रीनल आर्टरी के पास वो वाला ब्लड होगा जो कि रिच इन यूरिया होएगा, जिसके अंदर यूरिया ज़्यादा होगा। रीनल वेन वापस लेके जाएगी कौन सा, साफ ब्लड, तो इसके अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन कम होएगी। फिर ये किडनी है, ये डोर्सल एओर्टा है हमारी, ये रीनल आर्टरी तो आगे बनी, यहाँ पे आके मतलब जुड़ गई, डोर्सल एओर्टा की ब्रांचिंग थी ना रीनल आर्टरी तो। फिर ये यूरेटर है आपकी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये आपकी कोर्टेक्स, मेडुला भी समझ आ गया, कोर्टेक्स आपके बाहर वाला रीजन है, मेडुला अंदर वाला है, पेल्विस आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है। और बीच के इसको कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहते हैं हम। ये हमारे पास कैलिक्स है, ये जो ब्रांचिंग सी हैं, ठीक है। और ये इन्फीरियर वेना कावा, जैसे रीनल आर्टरी उसके अंदर जाके मिलती है डोर्सल एओर्टा में, वैसे रीनल वेन आपकी जाकर इन्फीरियर वेना कावा में जाके मिलती है। अब हम इसके कंटेंट पे आते हैं। जब हमने डायग्राम्स अच्छे से कर लिए, डायग्राम्स बहुत मैंडेटरी है, मैंने आपको दोनों डायग्राम्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। अब हम इसके इस पे आते हैं। देखो, in humans, the excretory system consists of a pair of kidneys, one pair of ureter, a urinary bladder and urethra. हमारे humans के अंदर, हमारा excretory system के अंदर एक pair of kidneys यानी कि 2 kidneys होती हैं, pair of ureter यानी 2 ureter, ये हो गया हमारे पास, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जहाँ से यूरिन पास होता है, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये हमारे पास एक होता है। देन यूरेथ्रा, ये भी हमारे पास स्फिंक्टर होता है जो कि 1 ही प्रेजेंट होता है। किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। किडनीज कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट, अच्छा ये याद रखना है आपको, ये आपके लास्ट T12 और T12 और आपके L3 यानी लास्ट थोरेसिक, T12 होता है ना लास्ट थोरेसिक, और थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इसकी ये बहुत ध्यान से याद करने वाला है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये आपको देखो ये कहाँ पे सिचुएटेड, बिटवीन, किसके बिटवीन में, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा, जो कि क्लोज है किसके, डोर्सल इनर वॉल के क्लोज है ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी की, ध्यान से सुनना, हमारी एब्डोमिनल कैविटी की जो डोर्सल साइड पे, अच्छा डोर्सल वेंट्रल क्या होता है, जैसे हमारी बात करें तो हमारी बैक डोर्सल है और जहाँ पे हमारा पेट है वहाँ पे वो वाली साइड वेंट्रल है, ठीक है। तो हमारी एब्डोमिनल कैविटी यानी कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी वाले रीजन के अंदर डोर्सल इनर साइड, इनर वॉल पे L3 यानी मतलब लास्ट थोरेसिक T12 और L3 के बीच में आपकी किडनीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स, अच्छा किडनी की मेजरमेंट की बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी देखो इस तरीके से लंबी ये 10 to 12 सेंटीमीटर है और ये विड्थ इसकी 5 to 7 यानी चौड़ी ये 5 to 7 है और थिक यानी मोटी कितनी है 2 to 3 सेंटीमीटर।
देखो 10 to 12 इसकी लेंथ हो गई, 5 to 7 इसकी विड्थ हो गई, एंड 2 to 3 इसकी थिकनेस हो गई। इसका कितनी ज़्यादा मोटी है ये, ठीक है, मतलब ये देखो जैसे ये है, इस साइड दूसरी साइड भी होएगी, उसके अंदर बीच में कितनी थिकनेस है। देखो क्या, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लेंथ कितनी है हमारे पास, 10 to 12 हो जाएगी, विड्थ हमारे पास 5 to 7 और थिकनेस हमारे पास 2 to 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। कहाँ पे प्रेजेंट है, T12 और L3, यानी कि थोरेसिक के लास्ट में और लंबर थर्ड के अंदर, उनके बीच में प्रेजेंट है डोर्सल इनर वॉल। ये भी याद रखना है, एब्डोमिनल कैविटी की इनर वॉल पे डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। ये मेजरमेंट्स हमने देख ली। इसका एवरेज वेट होता है 120 to 170 ग्राम्स, इसका एवरेज वेट होता है, ठीक है, जिसको मैं एक तरीके से 0.12 0.17 kg कह सकती हूँ। 120 to 170 ग्राम इसका एवरेज वेट है किडनी का। यहाँ पे दिख गया। उसके बाद टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द मेडुला इज द नोच कॉल्ड हीलम। ये भी याद रखने वाला है, ये जो नोच है ना, देखो ये ऐसे करके इस तरीके से गया ना, ये वाली जो नोच है इसको हम कहते हैं हाइलम। इसको क्या कहते हैं हम, इस नोच को हाइलम। इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है, हाइलम से ही सारी की सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो नोच है कोल्ड हाइलम थ्रू विच यूरेटर, यूरेटर भी यहीं पे यहाँ पे आ रहा है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, इस पे यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स सारे के सारे इसी के थ्रू, हाइलम के थ्रू ही एंटर कर रहे हैं। किसके थ्रू एंटर कर रहे हैं, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं हम, किस वर्ड को, हाइलम वर्ड को, ठीक है। यहाँ से आपके सारा कुछ एंटर हो रहा है। इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रेनाल पेल्विस। उसके बाद हाइलम के अंदर यहाँ पे ये वाला जो ब्रॉड शेप है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेल्विस बोलेंगे इस ब्रॉड शेप को। इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड, इस तरीके से देखो यहाँ पे फनल शेप्ड सी आपको जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसिस। इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो कैलिसिस है, कैलिक्स या कैलिसिस, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है कैलिसिस का, कैलिक्स, और कैलिसिस इज प्लूरल, ठीक है। तो मतलब आपने देखा इसने क्या बोला कि हीलम के यहाँ पे फनल शेप्ड रीनल पेल्विस है, यहाँ से प्रोजेक्शंस जा रही हैं कैलिसिस या फिर कैलिक्स, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल, इनसाइड द किडनी देयर आर 2 zones। देखो आउटर लेयर है ना जो किडनी की बाहर की लेयर है, वो एक टफ कैप्सूल है। हमने देखा ना आगे तो लिखा हुआ है रीनल कैप्सूल, वो एक टफ कैप्सूल है। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 zones, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला। बाहर वाला कॉर्टेक्स, इनर वाला जो प्रोजेक्शन है वो मेडुला हो गया, और जो प्रोजेक्शन है वो मेडुलरी पिरामिड हो गया। बीच में मेडुला और कॉर्टेक्स के जो बीच में स्पेस है उससे हमने क्या बोला, कॉलम ऑफ बर्टिनी बोला या फिर रीनल कॉलम बोला। द मेडुला इज डिवाइडेड इंटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस, जिसको इन्होंने क्या बोला, मेडुलरी पिरामिड। मेडुला के अंदर ऐसे कॉनिकल मासेस हैं जिनको हमने क्या बोल दिया, मेडुलरी पिरामिड्स बोल दिया। प्रोजेक्टेड इनटू द कैलिसिस, वो कहाँ पे ऐसे प्रोजेक्टिंग है, वो कैलिसिस से अटैच्ड है एक तरीके से, कैलिक्स इसका सिंगुलर यहाँ पे आ गया। द कोर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड इज रीनल कॉलम। इन्होंने बोला कि जो कोर्टेक्स इनके बीच में है मेडुलरी पिरामिड्स के, उसे रीनल कॉलम या फिर कॉलम एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। इसको क्या कहते हैं हम, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। हर एक किडनी, ईच किडनी हैज नियरली 1 million कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। इसको हाईलाइट करेंगे। ईच किडनी हैज 1 million कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। 1 million हर एक किडनी के अंदर कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स हमारे फंक्शनल यूनिट्स है हमारे किडनी के। अगर हमसे पूछ लिया जाए किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, सिंपली बोलेंगे नेफ्रॉन है, ठीक है। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, हर एक नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब।
एक तो ये ग्लोमेरुलस वाला पार्ट और बाकी का ये वाली रीनल ट्यूब्स आ जाएंगे। अभी हम इसका जब डायग्राम करेंगे ना तभी अच्छे से समझ आएगा। चलो पहले डायग्राम करते हैं, फिर हम यहाँ पे नेफ्रॉन वाला पार्ट रीड करेंगे, ठीक है। नेफ्रॉन वाला पार्ट नहीं रीड करते, पहले डायग्राम से समझते हैं कैसे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे ये हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर ना क्या होता है, अब मैंने आपको बताया, देखो यहाँ से हमारा रीनल आर्टरी में ब्लड आया, ठीक है, ये इसके थ्रू पास हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ पे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। अब हमारे नेफ्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे इनफिल्ट्रेट ब्लड आया, ये देखो। अब जैसे ये तो आर्टरी थी ना, अब आर्टरी ने आगे से जाके डिवाइड करके क्या बना दिया, एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट वो है जो आती है, ए फॉर आ रही है, ए फॉर एफरेंट, ठीक है। ई वो एफरेंट आर्ट्रियोल जो यहाँ पे ऐसे घूम घाम के लेकर जा रही है क्लीन ब्लड को। अब यहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल में आपका ब्लड आया जिसके अंदर यूरिया प्रेजेंट था, ठीक है। और ना इन्होंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। ये एफरेंट आर्ट्रियोल आया, पहले तो नेफ्रॉन आपका ना येलो वाला है, येलो वाला जब पार्ट देख रहे हो ये आपका नेफ्रॉन है, और जो ये रेड है ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ठीक है। येलो वाला पार्ट आपका नेफ्रॉन है, रेड वाला आपकी ब्लड वेसल्स है। यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल से आया, ठीक है। और उसके बाद पहले आप ये देख लेते हैं हमारे नेफ्रॉन कैसा डिवाइडेड है। नेफ्रॉन है यहाँ पे देखो, ये बोमेंस कैप्सूल है हमारे नेफ्रॉन का। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट देखो, ये बोमेंस कैप्सूल है। ये वाले पार्ट को हम कहते हैं पीसीटी, विच इज प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे लिखा होगा देखो, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये वाले पार्ट, ये जो है इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, LOH से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी लिखा होगा। हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो लिम्ब है ये नीचे जाएगा ना, यहाँ से आ रहा है देखो ब्लड, तो ये नीचे जाएगा, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब। जो नीचे जा रहा है दैट इज डिसेंडिंग, और जो ऊपर आ रहा है ये वाला, दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप ऑफ हेनले। हेनलेज लूप ये रहा, दिस इज डिसेंडिंग एंड दिस इज असेंडिंग लूप, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हो, दिस रीजन इज DCT, आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये आपकी एक कलेक्टिंग डक्ट है। ये 2-3 नेफ्रॉन्स की कॉमन हो सकती है, यहाँ पे एक और नेफ्रॉन बनाओ, यहाँ पे एक और नेफ्रॉन बनाओ, इन सबकी कॉमन एक कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो बेसिकली क्या होता है ना, देखो एफरेंट आर्ट्रियोल में ना क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर अराउंड में गुच्छा बना लेती है फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन है ना वो बहुत ज़्यादा फिल्टर होता है। अगर हम एक दिन में बात करें, बहुत ज़्यादा अमाउंट, 180 लीटर एक दिन के अंदर हमारे यूरिन जो है वो फिल्टर होता है। सोचो आप 180 लीटर्स यूरिन तो नहीं आता ना एक दिन के अंदर, तो ऐसा क्यों होता है, वो क्यों नहीं आता है जब फिल्टर होता है। तो ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं ये आपको ये वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेती है, ऑलमोस्ट 99% फिर से रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल आया, बोमेंस कैप्सूल के राउंड उसने कैपिलरीज का ना बहुत ज़्यादा बड़ा वाला गुच्छा बना लिया, या बहुत ज़्यादा मैं कहूँ नेटवर्क बना दिया यहाँ पर, जिसको हमने कहा ग्लोमेरुलस, जिसको हमने क्या कहा, ग्लोमेरुलस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स ने सब चीज़ों को ऐसे अच्छे से घेर लिया, PCT DCT सब चीज़ों को। पर ना एक होती है, जैसे ये वाली आप देख रहे हो, ये वाली ब्लड वेसल को आप देखो, ये लूप ऑफ हेनले के ना साथ साथ चल रही है। जैसे जैसे लूप ऑफ हेनले जा रहा है वैसे वैसे ये भी जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली जो इसका नाम हमें याद रखना होता है, इसका नाम होता है वासा रेक्टा। ये होती है वासा रेक्टा, जो आपके इधर साथ साथ पैरेलली जा रही है, इसे हम वासा रेक्टा कहते हैं, ठीक है। और फिर ऐसे यहाँ पे भी जाएगी एंड देन यहाँ पे जाके एफरेंट आर्ट्रियोल बन जाएगा, ये ब्लड को वापस ले जाएगी, यहाँ पे साफ होएगा। और ना यहाँ पे क्या होता है, ये वाला साफ ब्लड होएगा, मतलब बिल्कुल सारा रीएब्जॉर्ब वगैरह करके। वासा रेक्टा और ये आपकी जो है लूप ऑफ हेनले प्लस वासा रेक्टा मिलकर आपको क्या बनाते हैं, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल में कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा होगा सारा का सारा जो यूरिन है हमारा, ठीक है। और वासा रेक्टा में इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा।
तो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में और पैरेलल जा रही हैं, इससे एक काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, कौन बनाता है, वायसा रेक्टा प्लस दिस, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे जाके सारा इतने में ना रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर जो पूरा फिल्टर होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, फिर वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ पे आकर फिर यहाँ पर यूरेटर में जाता है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर में। जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा फिल हो जाता है तो फिर हमारा जो स्फिंक्टर है, यानी कि जो हमारा यूरेथ्रा है, वो रिलैक्स होता है और हमारा यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दैट्स इट। यहाँ पे अब हम इसको यहाँ पे रीड करते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। ग्लोमेरुलस जो ऊपर वाला पार्ट हमने देखा, एंड द रीनल ट्यूब, बाकी कैसे ट्यूब्स थी, पीसीटी, डीसीटी और एलओएच, ठीक है। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एक गुच्छा है कैपिलरीज का, नेटवर्क सा है कैपिलरीज का, जो कि कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल जब आ रही होती है यहाँ पे एक कैपिलरीज का टफ्ट बनाती है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। अच्छा, एफरेंट आर्ट्रियोल होता क्या है, रीनल आर्टरी जो यहाँ पर लेकर आई थी ब्लड को किडनी के अंदर, उसकी ही ब्रांचेस होती है एफरेंट आर्ट्रियोल। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन इफरेंट आर्ट्रियोल। फिर वहाँ से जो आपका ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्ट्रियोल आपका ब्लड को कैरी करती है, पर इफरेंट आर्ट्रियोल उसके बाद क्या करती है, यहाँ पे आए इफरेंट आर्ट्रियोल ने कैरी करा, पर फिर भी इफरेंट आर्ट्रियोल को लगता है कि है ना, ऐसे मैंने बहुत सारा भेज दिया ब्लड, जो कि देखो क्या होता है ना, ये जो होता है ना बहुत ज़्यादा थिन होती हैं ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर। क्या होता है, आपको लगता होगा कि ब्लड थोड़ी आता है यूरिन के अंदर जो ब्लड फिल्टर हो रहा है ना, तो हमारे जो आरबीसीज होते हैं ना, ये साइज में बड़े होते हैं, ये नहीं जा पाते, सिर्फ प्लाज्मा ही जाता है, प्लाज्मा ही वो होता है हमारा, और प्लाज्मा के अंदर से यूरिन जो होता है वो कंसनट्रेटेड होता है। फिर जो हमारी इफरेंट आर्ट्रियोल है वो उसके अराउंड ना ऐसे एक नेटवर्क सा बना लेती है, ताकि यहाँ से ये रीएब्जॉर्प्शन करके जितना भी साफ है उसको साथ ले जाए, और सिर्फ आपकी हार्मफुल सब्सटेंसेस ही रहें इसके अंदर, जितना भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स है उनको हम एब्जॉर्ब कर ले। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी है तो फिर पानी को भी बार बार रीएब्जॉर्ब कर ले। देखो, a fine branch of renal artery, blood from the glomerulus carried away by an efferent arteriole. The renal tube begins with a double walled cup like renal tube कैसे begin होती है, Bowman's capsule, पहले मैंने आपको बताया था, फिर BCT, फिर लूपोफेनले, फिर DCT, और फिर collecting duct, which encloses the glomerulus. Bowman's capsule के अंदर ही glomerulus present होता है। Glomerulus along with Bowman's capsule is called the Malpighian body और renal corpuscle। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने क्या कहा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नेफ्रॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज दिस, सिर्फ ये वाला ग्लोमेरुलस, एंड बाकी है ये येलो वाला पार्ट। इसके अकॉर्डिंग ग्लोमेरुलस एंड येलो वाला पार्ट मेक्स इट 2 पार्ट्स है डिफरेंट नेफ्रॉन के। और इसने कहा कि ये जो आपका बोमेंस कैप्सूल है प्लस आपके ग्लोमेरुलस, ये मिलकर क्या बनाते हैं, माल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल बनाते हैं, रीनल कॉर्पसल बनाते हैं, या फिर मैं कहूँ माल्फिजियन बॉडी बनाते हैं। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कोइल्ड नेटवर्क प्रॉक्सिमल। उसके बाद ये ऐसे पीसीटी बनती है यहाँ पर, फिर ऐसे लूप ऑफ हैंडले, फिर डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट। मेन बात ये, अगर आपसे पूछा जाए नेफ्रॉन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्स है जिसमें सब कुछ आता है। और माल्फिजियन बॉडी आ जाए आपके पास, माल्फिजियन बॉडी क्या होती है, तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल आपकी मिला के माल्फिजियंस बॉडी बनाती है, या फिर मैं कहूँ रीनल कॉर्पसल्स बनाती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और हमने सारे डायग्राम्स भी देख लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। पीसीटी यहाँ पे हमने देखा कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे आता है बोमेंस कैप्सूल के बाद। अ हेयरपिन शेप्ड हेनलेज लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। उसके बाद हेनलेज लूप, ये वाला हेयरपिन शेप्ड, आपको पता है हेयरपिन जो जूड़ा पिन नहीं होती वो इस शेप की होती है, इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज़ अ डिसेंडिंग एंड एन असेंडिंग लिम्ब। जो नीचे जा रही है दैट इज डिसेंडिंग, जो ऊपर आ रही है दैट इज असेंडिंग लिम्ब।
द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डिस्टल, जो ये आपकी ये वाली होती है असेंडिंग, उसके बाद ये आपकी डीसीटी बनाती है ना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। द डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। एक कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे मतलब डीसीटी बहुत सारे नेफ्रॉन्स की एक ही कलेक्टिंग डक्ट शेयर करती है। Many of which converge and open into the renal pelvis। उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कन्वर्ज करके रीनल पेल्विस में खुलती है। ये देखो ये रीनल पेल्विस में खुलेगी और फिर यहाँ से यूरेटर में जाएगी, किसको पास करके, हाइलम को पास करके। रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स, उन मेडुलरी पिरामिड्स के थ्रू वो कहाँ पे जाती है, रीनल पेल्विस में जाती है, इन द कैलिसिस। देखो आपकी ये नेफ्रॉन्स है ना, अगर तो यहाँ से पहले आपका गया ये मेडुलरी पिरामिड से, फिर ये कैलिसिस में गया, फिर ये रीनल पेल्विस में गया, फिर ये यूरेटर में जाता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ द माल्फिजियन कॉर्पसल्स पीसीटी। माल्फिजियन कॉर्पसल में क्या है आपके पास, ग्लोमेरुलस, प्लस में आपका बोमेंस कैप्सूल। पीसीटी डीसीटी of the nephron are situated in the cortical region of the kidney whereas the loop of Henle dips into the medulla। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। ये क्या कह रहा है कि हमारा ये वाला सारा पार्ट, अगर मैं बोलूँ दिस पार्ट, ये वाला सारा पार्ट जो हम ऊपर देख रहे हैं, दिस पार्ट, ये वाला सारा पार्ट तो आपका कोर्टिकल रीजन के अंदर होता है, यानी यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो आप एक नेफ्रॉन को देखो तो यहाँ पे देखो ये है और ये बहुत लंबा अंदर तक है ना। तो ये वाला पार्ट आपका क्या क्या है, बोमेन, यानी आपकी माल्फिजियन बॉडी, यानी बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस दोनों, प्लस में आपकी पीसीटी, आपकी डीसीटी और आपकी बस पीसीटी डीसीटी। और जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट और आपकी लूप ऑफ हेन्ने है ना, वो ऐसे डीप मेडुला के अंदर तक ऐसे डीपली बनी होती है, बहुत लंबी होती है लूप ऑफ हेनले। देखो ये रही ना, ये बहुत अंदर तक मेडुलरी पिरामिड में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट इसलिए लिखा क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, वो 3-4 नेफ्रॉन में शेयरिंग होता है, पर वो भी मेडुला के अंदर डिप होती है। Kidneys, whereas the loop of Henle dips into the medulla in majority of the nephrons। majority of the nephrons के अंदर अगर हम बात करें, loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla। such nephrons are called cortical nephrons। एक के बाद इम्पॉर्टेंट बातें आई जा रही हैं। यहाँ पे दो तरीके के ना नेफ्रॉन्स होते हैं, एक तो होते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन्स और एक होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब इनमें क्या फ़र्क होता है हम देखते हैं। वीडियो कितनी देर की बन गई है, काफ़ी देर की बन गई है, चलो देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ये कौन से नेफ्रॉन्स यानी होते क्या है ना। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वो नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि ना जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, वो ना थोड़ा छोटा ही होता है, मतलब बहुत लंबा नहीं होता, थोड़ा सा छोटा ही होता है उनका लूप ऑफ हेनले। वो बहुत छोटा होगा तो फिर बहुत डीपली मेडुला के अंदर नहीं सिचुएटेड होगा, थोड़ा सा अंदर मेडुला के अंदर होगा पर बहुत डीपली नहीं होगा। इसके जो लूप ऑफ हेनले होता है वो छोटा होता है। और मेजॉरिटी ऑफ द 85% आपके जो नेफ्रॉन्स हैं वो आपको कोर्टिकली मिलेंगे, बहुत कम ही होते हैं जक्स्टा मेडुलर वाले। तो इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा सा ही वो मेडुला के अंदर आता है। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल। कॉर्टिकल क्यों, क्योंकि वो कॉर्टेक्स में ज़्यादा आ रहे हैं। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इन टू द मेडुला, बहुत अंदर तक। दीज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। इन नेफ्रॉन्स को हम बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, इनको जक्स्टा मेडुलरी क्योंकि ये ज़्यादा मेडुला के अंदर प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है। द इफरेंट आर्ट्रियोल यानी वो वाली आर्टरी जो वापस लेकर जा रही है साफ ब्लड को, इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी। उसने ऐसे कैपिलरी नेटवर्क नहीं बनाया था पीसीटी डीसीटी और लूप ऑफ हेनले के अराउंड, कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब कॉल्ड द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। सारी रीनल ट्यूब जो हमारी रीनल ट्यूब्यूल है यानी पीसीटी डीसीटी और लूप ऑफ हेनले, इसके अराउंड
हमारी जो इफरेंट आर्टरियोल है ये एक नेटवर्क सा बना लेती है, इस नेटवर्क को हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होती है, बच्चे इसी में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो हमें बिल्कुल क्लियर करके चलना है कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होती हैं। जो हमारी ग्लोमेरुलस के बाद हमारी इफरेंट आर्टरियोल जो होती है वो ऐसे ऐसे पीसीटी डीसीटी और लूप ऑफ हेनले को घेरे रखती है ना। तो पीसीटी डीसीटी और लूप ऑफ हेनले को इन्होंने रीनल ट्यूब ही बोला है, रीनल ट्यूब्स ही हुई ना वो, तो पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले। और देखो ये क्या कह रहे हैं, ये जो पीसीटी येलो डीसीटी ये सारे इन सबको इनको क्या कह रहे हैं, रीनल ट्यूब्स ही तो हैं ये। पर इन्होंने क्या बोला कि ये जो ऐसे इन्होंने रेड इन्होंने कैपिलरी नेटवर्क बनाया इफरेंट आर्टरियोल में, इस नेटवर्क को इन्होंने क्या नाम दिया, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज वर्ड आपको भूले ना कि क्या है, पीसीटी डीसीटी और उनके अराउंड जो इफरेंट आर्टरियोल का कैपिलरीज हैं वो है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop for इनमें से एक छोटी minute सी vessel जो है वो parallel run करती है Henle's loop के, फॉर्मिंग ए यू शेप्ड वासा रेक्टा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था काउंटर करंट मैकेनिज्म वाला। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल। अब कॉर्टिकल का तो है ही नेफ्रॉन बहुत छोटा सा, इतना सा ही है। अब इतने से नेफ्रॉन के अंदर भी कितनी को वासा रेक्टा होगी, छोटी सी, उसमें वासा रेक्टा किस जरूरत ही नहीं। बेसिकली कैपिलरीज इसलिए वासा रेक्टा इसलिए बनाई गई कि सारी कैपिलरीज जो नीचे तक नहीं जा पाएंगी क्योंकि बहुत लंबा होता है, इसलिए कैपिलरीज ऊपर ऊपर रहती है और एक वासा रेक्टा बस रीएब्जॉर्प्शन के लिए लूप ऑफ हेनले को फॉलो करती है। पर जब है ही इतना छोटा सा लूप ऑफ हेनले तो फिर वासा रेक्टा जो होती है या तो वो एब्सेंट ही होती है या फिर बहुत ज़्यादा छोटी होती है, यानी हाईली रिड्यूस्ड होती है। किसके अंदर, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ऐसे नेफ्रॉन्स जहाँ पर आपका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है और मेडुलरी के ज़्यादा डीप नहीं, ऊपर ऊपर ही प्रेजेंट होता है, वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। ठीक है, तो इसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। याद रखने वाली बात है ये भी एक कि वासा रेक्टा जो है हमारा ये हाईली रिड्यूस्ड होता है इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, या फिर कभी कभी कह सकते हैं एब्सेंट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर तो समझ हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसके बाद हम आते हैं यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, और फिर हम करेंगे फंक्शंस ऑफ द टिब्यूल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर बाकी का करेंगे और फिर लास्ट में समरी और क्वेश्चन आंसर्स फोर्थ पार्ट में बनाएंगे। तो देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है।